आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये देखिए आज का हमारा क्वेश्चन, और पिछली क्लास में हमने 85 क्वेश्चन कर लिए थे। तो ये आज आज आपका है 86 नंबर क्वेश्चन। तो ये है 86 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और इंटू चौड़ाई, ये सूत्र होता है। हमें क्या पूछा है? उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए क्वेश्चन में हमें प्रारंभिक क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, जब भी नहीं दे हमें प्रारंभिक क्षेत्रफल को 100 मानना है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल को रखते हैं नीचे की साइड में। अब बोल रहा है बाद का क्षेत्रफल निकालना है, तो बाद के क्षेत्रफल को x मान लो, तो x बाद के क्षेत्रफल को ऊपर रखते हैं। ऐसे ही हमें प्रारंभिक लंबाई नहीं दे रखी है, तो प्रारंभिक लंबाई को 100 मान लो। जब भी नहीं दे प्रारंभिक लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल को 100 मानना है। अब बोल रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई है, तो इस 100 में 20 जोड़ दो तो कितना हो गया है 120। तो बाद की लंबाई 120 हो गई है इनटू प्रारंभिक चौड़ाई भी नहीं दे रखी है, प्रारंभिक चौड़ाई को 100 मान लो। अब बोल रहा है कि जो चौड़ाई है वो 10% की कमी हो गई है, तो 100 में 10 घटा दो तो 90 लिख दो बाद की चौड़ाई। अब इसको हल कर लो। देखिए 100 से 100 कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, और एक जीरो से एक जीरो कट गया है। तो x बराबर क्या हो गया? तो 12 को 9 से गुणा करो तो 12 9 में 108 आया है। देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल हमने 100 माना था, अब क्षेत्रफल कितना आया है 108। तो कितना ज्यादा आया है? तो इस 108 में, इस 108 में ये जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है ये घटा देंगे तो -100। तो कितने में कितने की वृद्धि हो गई है? 10%, 8% की, सॉरी 8%, 8% की वृद्धि हो गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारे पास एक क्वेश्चन है 87 नंबर का। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी करने और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, ये हमें बताना है। चलिए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कितने की प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी बताना है। तो प्रश्न में हमें प्रारंभिक क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, जब भी नहीं दे प्रारंभिक क्षेत्रफल को 100 मानना है, और प्रारंभिक क्षेत्रफल रखते हैं नीचे की साइड में। बाद का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो x मान लो और उसको रखते हैं ऊपर। ऐसे ही प्रारंभिक लंबाई नहीं दे रखी है, तो प्रारंभिक लंबाई को भी 100 मानेंगे। अब बोला रखा है कि 20% की कमी हो गई है, तो 100 में 20 घटा दो तो यह आ गया है 80 इंटू प्रारंभिक चौड़ाई भी नहीं दे रखी है, जब भी नहीं दे 100 मानना है। अब बोला है कि अब चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो गई है, तो 100 में 10 जोड़ दो तो ये हो गया है 110। ठीक है, अब इसको हल कर लो। देखिए 100 से 100 कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और एक जीरो से एक जीरो कट गया है। तो x बराबर कितना हो गया है? तो 11 को 8 से गुणा करो तो 11 8 88। देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था? 100 था, अब क्षेत्रफल कितना आया है? 88। तो कितने की कमी हो गई है? तो इस 100 में, इस 100 में ये 88 घटा दो तो 88 घटा दो तो कितना आया है? 12%। तो 12% की कमी हो गई है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का। 88 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी एवं चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल हमें नहीं दे रखा है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल को हमें 100 मानना होता है, जब ना दे तो। बाद का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो उसको x मान लो और उसको रखते हैं ऊपर की साइड में बाद के क्षेत्रफल को। ऐसे ही प्रारंभिक लंबाई नहीं दे रखी है, जब भी ना दे 100 मानना है और नीचे की साइड में रखते हैं प्रारंभिक मान को।
अब बोल रखा है कि लंबाई 20% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो 100 में 20 घटा दो तो 80 आ गया है, इनटू ऐसे ही चौड़ाई नहीं दे रखी है प्रारंभिक, तो 100 मानना है। जब भी नहीं दे लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल, उसको 100 मानना है, प्रारंभिक क्षेत्रफल वगैरह को। ठीक है। अब बोल रखा है कि चौड़ाई में 10% की कमी हो गई है, तो क्या कर देंगे, 100 में से 10 घटा दो तो आ गया है 90। अब इसको हल कर लेंगे, 100 से 100 कट गया है, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। तो x का मान क्या गया है, तो 8 को 9 से गुणा करो तो 9 अंटा 72। देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल हमने कितना माना था, 100, अब कितना आया है 72, तो कितना कम आया है, तो इस 100 में, इस 100 में ये 72 घटा देंगे, तो ये घटा दो 72, तो ये आ गया 8 और ये हो गया है 2, तो 28% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई 1% अधिक और चौड़ाई 2% कम कर दे तो कमरे के फर्श के क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी होगी या फिर वृद्धि। देखिए कमरे का जो क्षेत्र, कमरे का जो फर्श होता है वो आयताकार होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है। अब हमें बताना क्षेत्रफल में क्या होगा, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, जब भी ना दे प्रारंभिक मान तो 100 मानना है। बाद का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, उसको x मान लो, और बाद का मान रखते हैं ऊपर की साइड में और प्रारंभिक मान रखते हैं नीचे की साइड में, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रारंभिक लंबाई नहीं दे रखी है, प्रारंभिक लंबाई को 100 मानना है। अब वो लिखा है कि लंबाई में 1% की क्या हो गई है, अधिक हो गई है, वृद्धि हो गई है, तो 100 में 1 जोड़ दो तो हो गया है 101, इंटू ऐसे ही प्रारंभिक चौड़ाई नहीं दे रखी है, तो प्रारंभिक चौड़ाई को भी 100 मानना है। जब भी आपको प्रारंभिक लंबाई, चौड़ाई या क्षेत्रफल नहीं दे, आपको 100 मानना है, और प्रारंभिक मान को रखते हैं नीचे की साइड में और बाद के मान को रखते हैं ऊपर की साइड में। अब बोल रखा है कि चौड़ाई में 2% कम हो गया है, तो 100 में 2 घटा दो तो आ गया है कितना, 58 आ गया है। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए 100 से 100 कट गया है, ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 101 को 58 से गुणा कर लो तो 58 और 58 ये आ गया है। नीचे कितने हैं, 2 जीरो, तो राइट साइड में 2 अंक छोड़ दो और पॉइंट लगा दो, तो ये यहां पर पॉइंट लग गया है, तो 58.58 आया है। तो देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना माना था, 100, अब कितना आया है 58.58, तो कम हो गया, कितना कम हो गया है, तो इस 100 में, इस 100 में गठा देंगे ये 58.58, तो गठा दो 58.58, इस तरह कुछ नहीं है तो जीरो का जीरो लगा दो, ये पॉइंट का पॉइंट, तो ये आ गया है 2, ये हो गया है 0 और ये हो गया है पॉइंट, और ये आ गया है आपका 1 आ गया है। तो 1.02% की क्या हो गई है, कमी हो गई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास 90 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत होगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, परिवर्तन कितना आएगा, ये बताना है। चलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान क्या होता है, निश्चित होता है, और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो इस पाई को छोड़ दो क्योंकि तो ये निश्चित होता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया है, आर स्क्वायर आ गया हमारे पास, और इसको क्या लिख दूं, क्षेत्रफल बराबर आर को लिख सकता हूं आर इंटू आर, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया यहां पर क्षेत्रफल बराबर आर इंटू आर, आर यहां पर क्या है, त्रिज्या है। अब देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन में प्रारंभिक क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, जब भी नहीं दे प्रारंभिक क्षेत्रफल 100 मानना है, 100 मान लो। बाद का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, उसको x मान लो, यानी प्रारंभिक मान को रखते हैं नीचे की साइड में और बाद के मान को रखते हैं ऊपर की साइड में। ऐसे ही प्रारंभिक त्रिज्या नहीं दे रखी है तो प्रारंभिक त्रिज्या को भी 100 मान लो, जब भी ना दे प्रारंभिक मान 100 मानना है। अब बोलेगा कि त्रिज्या में 50% बढ़ोतरी हो गई है, तो 100 में 50 जोड़ो तो हो गए 150। ऐसे ही यहां पर भी त्रिज्या है तो प्रारंभिक त्रिज्या को 100 मानो। अब बोलेगा कि 50% वृद्धि हो गई त्रिज्या में, तो 100 में 50 जोड़ो तो आ गए 150। अब इसको हल कर लो तो 100 से 100 कट गया है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो x बराबर क्या हो गया, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो आ गया है 225। तो देखिए प्रारंभ में हमने क्षेत्रफल कितना माना था, 100, अब क्षेत्रफल कितना आ गया है 225, मतलब बढ़ गया है, कितना बढ़ा, तो इस 225 में क्या घटा देंगे, प्रारंभिक क्षेत्रफल जो 100 था वो घटा देंगे, तो 100 घटा दो तो कितना आ गया है 5, 2 और 1,
125% बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का। 51 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 15% कम कर दी गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताइए। चलो, वर्ग है, क्या है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, अर्थात भुजा स्क्वायर होता है। देखिए क्वेश्चन में हमें प्रारंभिक क्षेत्रफल नहीं दे रखा होता है। जब भी ना दे प्रारंभिक क्षेत्रफल 100 मानना होता है और प्रारंभिक क्षेत्रफल को रखते हैं नीचे की साइड में। बाद का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, उसको x मान लो और उसको रखते हैं ऊपर की साइड में। ऐसे ही प्रारंभिक भुजा नहीं दे रखी है तो प्रारंभिक भुजा को भी 100 मानना है। जब भी नहीं दे प्रारंभिक मान 100 मानिए आप। अब बोल रखा है कि भुजा में 15% कम हो गई है, तो इस 100 में 15 घटाओ तो कितना हो गया, 85 इंटू, ऐसे ही प्रारंभिक भुजा नहीं दे रखी है 100 मानिए। अब वो लगा कि भुजा 15% कम हो गई है तो 100 में 15 घटाओ तो आ गया है 85। यहां तक समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम बात लेते हैं क्या, कि जो आपका ये है हमने लिख दिया है, इसको हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करिए, 100 से 100 कट गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो x बराबर क्या आया है, तो हमें 85 को 85 से गुणा करना है। तो गुणा करूंगा तो यह गया है 5, यह गया है 2 और यह गया है 72, मतलब 72 25 आ गए हैं। और नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो राइट साइड में 2 अंक छोड़ दीजिए और पॉइंट लगा दो, तो ये लगा है पॉइंट, यहाँ पर 72.25 आ गया है। देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल हमने कितना माना था, 100, अब क्षेत्रफल कितना आया है 72.25। तो कम हुआ या बढ़ा, कम हो गया है। कितना कम हुआ है, तो 100 में से 72.25 घटा देंगे, तो घटाओ 100 में से 72.25 घटा दो, तो इस तरफ कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, और ये पॉइंट का पॉइंट, तो इस तरफ तो ये 75 आ गया है। और ये आ गया है आपका कितना, 27 इस तरफ आ गया है, तो यह आ गया है 27.75% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 92 नंबर का क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 80,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 30% बढ़ जाए तथा महिलाओं की जनसंख्या 38% बढ़ जाए तो शहर की कुल जनसंख्या 32% बढ़ जाएगी। तो बताओ शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है पुरुष, एक दे रखा है महिला। पुरुष कितने बढ़े हैं यहाँ पर, तो जो पुरुष है वो तो बढ़े 30%, तो ये पुरुष के नीचे लिख दो 30%। महिला कितनी बढ़ी, तो महिला बढ़ गई है 38%, तो ये महिला के नीचे लिख दो 38%। टोटल कितने बढ़े, पुरुष और महिला दोनों को मिला करके तो बढ़े 32%, और इसको रखो बीच में क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं ना 32%। अब हम निकालेंगे पुरुष और महिला का अनुपात एलिगेशन मेथड से। तो ये 38 में से 32 गया तो कितना बचा, 6, और ये 30 में से 32 गया तो, सॉरी 32 में से 30 गया तो कितना बचा, 2। अब ये दो के पहाड़े से कट रहा है, ये तो 3 बार और ये 1 बार, तो हमारे पास अनुपात आ गया है 3:1। ये किसका अनुपात आया है, पुरुष और महिला का, क्योंकि इस तरफ पुरुष है और इस तरफ महिला है। हमें क्या निकालना है, शहर में पुरुषों की जनसंख्या निकालनी है। तो पुरुष का अनुपात कितना है यहाँ पर 3, तो ये रख दो 3, और दोनों को जोड़ो 3 1 4, ये 4। और किसका निकालना, ये 3 भाग इस 80,000 का, तो गुणा में लिख दो 80,000, ये लीजिए 80,000। 4 का भाग 80,000 में कितनी बार गया है, 20,000 बार, और 20 को 3 से गुणा करो तो यह गया है 60,000। तो वहां पर पुरुष कितने थे, 60,000 थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है आंसर। अगर हमें पूछता महिला कितनी है, तो देखिए 80,000 में 60,000 अगर पुरुष है तो 80,000 में 60,000 निकाल दो तो 20,000 आ जाएंगे क्या, महिला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का। ये लीजिए 53 नंबर का, एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 12% बढ़ जाए तथा महिलाओं की जनसंख्या 18% बढ़ जाए तो शहर की कुल जनसंख्या 16% बढ़ जाएगी। तो बताओ शहर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है पुरुष के बारे में, पुरुष, और एक दे रखा है क्या, महिला। पुरुष तो कितने बढ़े, पुरुष बढ़े हैं 12%, तो ये पुरुष के नीचे लिख दो 12%। महिला कितनी बढ़ी है, तो महिला बढ़ी है 18%, ये महिला के नीचे लिख दो 18%।
और दोनों पुरुष व महिला दोनों को मिलाकर के कितना बड़ा है 16%। तो ये बीच में लिख दो 16%। ये आपका एलिगेशन मेथड है। देखिए 18 में से 16 गया तो कितना बचा, ये बचा है 2। और 16 में से 12 गया तो कितना बचा है 4। तो अब 2 के पहाड़ी से हल हो रहा है, तो यह आ गया है 1:2 आ गया है। ये किसका अनुपात आया है, पुरुष और महिला का। हमें क्या निकालना है, महिलाओं की जनसंख्या। तो यहां पर महिला का अनुपात कितना आया है 2, तो ये 2 लिख दो। और 2 इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 3, 3। किसको बांटना है, 1,20,000 को। तो ये लीजिए 1,20,000 हो गया है। 3 का भाग जा रहा है कितने बार, 40,000 बार। और 40,000 को 2 से गुणा करो तो आ गया है 80,000। तो महिला कितनी है, 80,000 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का। एक नगर की आबादी 30,000, यदि पुरुष 5% और महिलाएं 8% बढ़े तो आबादी 31,800 हो जाएगी। नगर में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो सुनिए, पहले जनसंख्या कितनी थी टोटल 30,000, अब कितनी हो गई बढ़ करके 31,800। तो कितनी बढ़ी है, 1800 बढ़ी है। और किस पर बढ़ी है, 30,000 पर, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना कि कितनी बढ़ी है। और प्रतिशत का में बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो। 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 6 बार। तो टोटल जनसंख्या 6% बढ़ी है। अब इसको एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो हमें दे रखा है क्या, पुरुष दे रखा है और महिला दे रखा है। पुरुष तो कितनी बड़ी है 5%, तो पुरुष के नीचे लिख दो 5%। महिला कितनी बड़ी है 8%, तो ये महिला के नीचे लिख दो 8%। टोटल कितना बड़ा है, कुल मिलाकर के 6%, इसको बीच में रख दो 6%। 8 में से 6 गए तो कितना बचा 2, और 6 में से 5 गए तो कितना बचा 1। ये किसका अनुपात आया है, पुरुष और महिला का अनुपात। तो 2:1 आया है। हमें निकालना है नगर में महिलाओं की संख्या। तो यहां पर महिला का अनुपात कितना है 1। इन दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3। और किसको बांटना है, इस 30,000 को। तो 30,000 को बांटिए। 3 का भाग कितनी बार गया है 10,000 बार। और 10,000 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया है 10,000। तो महिलाओं की संख्या आ गई है 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगर हमें पूछता पुरुषों की जनसंख्या, तो देखिए 30,000 में अगर 10,000 महिला हैं, तो 30,000 में 10,000 निकाल दो, ये आ गए हैं पुरुष 20,000। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये निकालना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 95 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक नगर की आबादी 10,000, यदि पुरुष 5% और महिलाएं 6% बढ़े तो आबादी 10,540 हो जाएगी। नगर में महिलाओं की संख्या क्या है। तो सबसे हम निकाल लेते हैं कि ओवरऑल कितनी बढ़ी है जनसंख्या, फिर एलिगेशन मेथड लगा देंगे। तो पहले जनसंख्या देखिए 10,000 थी, अब बढ़ करके वो कितनी हो गई है 10,540। तो कितनी बढ़ी है 540 बढ़ी है जनसंख्या। किस पर बढ़ी है, इस 10,000 पर, इसको रखेंगे नीचे, जिस पर बढ़ती है उसको नीचे रखते हैं। और प्रतिशत में हमें बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, नीचे 1 जीरो बचा है तो पॉइंट लगा देंगे, एक अंक छोड़ करके। तो यह गया 5.4% जनसंख्या बढ़ी है टोटल, पुरुष और महिला को मिलाकर के। अब क्वेश्चन में बात कर रहा है पुरुष और महिला के बारे में। पुरुष तो कितनी बढ़ी है 5% बढ़ी है, तो ये नीचे लिख दो पुरुष के नीचे 5%। महिला कितनी बढ़ी है, महिला बढ़ी है 6%, तो ये महिला के नीचे लिख दो 6%। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है 5.4, तो ये बीच में लिख दो 5.4%। चलो 6 में से 5.4 गया तो कितना बचा है 6 बचा है, 0.6%। और 5.4 में ये 5 निकालो तो कितना बचा है 0.4। ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर भी पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, यहां पर भी एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया है। अब ये 2 के पहाड़ी से कट रहे हैं, तो आ गया है 3:2 आ गए हैं। ये किसका अनुपात आया है, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात आया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, महिलाओं की जनसंख्या। यहाँ पर महिला का अनुपात कितना है 2 है। टोटल कितने हैं ये 3 और 2 5, तो इनको जोड़ लो 5। और किसको बांटना है 10,000 को, तो 10,000 लिख दो। 5 का भाग कितनी बार गया है 2,000 बार। और 2,000 को 2 से गुणा करो तो कितना हो गया है 4,000। तो नगर में महिला थी 4,000, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगर हमें पूछता कि पुरुष कितने हैं, तो टोटल जनसंख्या थी 10,000, जिसमें से 4,000 क्या आ गए हैं महिला,
तो 10,000 में 4,000 निकालो तो 6,000 आ जाएंगे क्या, पुरुष। ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने 56 नंबर का। किसी शहर में वयस्क आदमी के 60% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं, यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं करता और न ही कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह नहीं करती है, विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत क्या है। तो पुरुष तो कितने हैं, पुरुष पुरुष है 60%, तो इसको हल कर लो। तो 60% का साइन हटाते ही बट्टे में 100 आएगा। एक रो से एक रो, 2 के पहाड़ी से 3 बार और 2 के पहाड़ी से 5 बार, तो ये आ गया है 3/5। अब महिला को हल कर लें, तो महिला कितने हैं 30%, तो 30 और प्रतिशत का साइन हटाते ही बट्टे में 100, एक रो से एक रो आ गया है 3/10। देखिए ऊपर जो नंबर होता है यहाँ पर 3 पुरुष विवाहित है और यहाँ पर भी 3 महिला, इनको बराबर करना होता है क्योंकि एक पुरुष एक महिला के साथ ही विवाह करेगा, है ना, इसलिए इनको बराबर करते हैं, तो ये पहले से बराबर है। और यहाँ पर टोटल पुरुष कितने हैं 5, 5 में से 3 विवाहित है और यहाँ पर टोटल महिलाएं हैं 10 हैं जिसमें से 3 विवाहित हैं। ठीक है, तो देखिए 3 पुरुष हैं और 3 ही क्या है विवाहित है, मतलब एक पुरुष एक के साथ विवाह किया है, तो 3 तो पुरुष विवाहित हैं 3 महिला, टोटल कितने विवाहित हैं 6, तो 6 विवाहित हैं। और टोटल कितनी जनसंख्या है, तो 5 तो पुरुष थे और 10 महिलाएं टोटल, तो कितने हो गए 15। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगाएंगे, तो ये लीजिए 100, 3 के पहाड़ी से 2 बार और 3 के पहाड़ी से 5 बार, 5 के पहाड़ी से 20 बार और 20 दूनी 40, तो 40% आबादी क्या है विवाहित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर का। 57 नंबर का क्वेश्चन है, किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% और पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं, यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं करता है और न ही कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह नहीं करते, विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत क्या है। तो पुरुष कितने हैं, तो पुरुष पुरुष आपके हैं 45%, तो इस 45% को हल करेंगे, तो 45 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100, 5 के पहाड़ी से हल हो रहा है, 9 पंजू 45 और 20 पंजू 100। ऐसे ही महिला को क्या कर लेंगे, महिला कितनी है 25%, तो 25 और प्रतिशत का साइन हटाते ही बटे में 100, 25 के पहाड़ी से हल हो गया है 1/4। अब देखिए यहाँ पर टोटल पुरुष हैं जिसमें से 9 विवाहित है, यहाँ पर टोटल 4 महिलाएं हैं, 1 विवाहित है उनमें से, लेकिन हमें क्या करना है विवाहितों तो ऊपर वाले नंबर को बराबर करना होता है, क्योंकि एक पुरुष एक महिला के साथ विवाह करेगा। अगर ये ऐसा रहेगा तो ऐसा देखिए 9 पुरुष विवाहित है जिसमें से 1 महिला विवाहित है, तो 9 पुरुष एक एक के साथ विवाह करेंगे क्या, क्वेश्चन में तो ऐसा बोल रखा है कि एक पुरुष एक के साथ ही विवाह करता है, इसलिए इस ऊपर के नंबर को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, तो बराबर करें, बराबर कैसे करते हैं, यहां पर जो नंबर है इसको तो यहां से गुणा करते हैं, तो ऊपर ये 9 है तो इसको 9 से गुणा कर दो, कर दिया है, तो ऊपर 9 से गुणा किया तो नीचे भी 9 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहां पर कितना है 1, इसको 1 को ऊपर भी गुणा 1 से कर दो, नीचे भी 1 से गुणा कर दो, कर दिया, तो यहां पर तो आ गया 9 और नीचे 20, यहां पर क्या गया है 9 एकम 9 और 9 चौके 36। अब देखिए 9 पुरुष हैं, 9 ही क्या है महिलाएं विवाहित हैं, मतलब एक पुरुष एक महिला के साथ विवाहित है। ठीक है, तो कितने हैं विवाहित, तो 9 और 9 18, 18 विवाहित हैं, और टोटल आबादी कितनी है, नीचे देखिए 20 पुरुष हैं और नीचे 36 महिला हैं, तो 20 और 36 कितना हो गया 56, तो ये लीजिए 56 और इंटू में 100 हो गया है। ये समझ में आ गया होगा। देखिए 56 में भाग जा रहा है 4 का कितने बार 14 बार, और इसमें जा रहा है 25 बार 4 का। अब देखिए 18 में भाग जा रहा है 2 का 9 बार और 14 में 7 बार, 25 को 9 से गुणा करो, 25 9 में 225 और बट्टे में 7। अब 7 का भाग 225 में दीजिए तो 7 × 21 और 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 7 सौ 28, 32.14 गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है 57 हो गए हैं, ये लीजिए 58 नंबर का। चावल के मूल्य में 10% कमी होने से एक साहूकार 450 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताइए। तो सबसे पहले इस 10% को हल करो, तो 10 और बटे में 100 हो गया है, एक जीरो से एक जीरो आ गया है 1/10। तो मूल्य क्या है, प्रारंभ में मूल्य 10 था, नीचे जो
नंबर होता है वो प्रारंभिक मान को दर्शाता है। तो प्रारंभिक मूल्य 10 था, ऊपर वाला नंबर कमी या वृद्धि को दर्शाता है। क्वेश्चन में बोला है कमी हो गई है, तो पहले 10 मूल्य था, अब 1 की कमी हो गई है, तो मूल्य अब कितना हो गया, 10 में से 1 घटा दो 9 हो गया है। तो अब खपत निकालें, मतलब चावल की मात्रा, तो खपत क्या हो जाएगी, मूल्य की उल्टी हो जाएगी। तो 9 तो पहले आ जाएगा और 10 बाद में, मतलब प्रारंभिक खपत 9 थी और बाद में 10 हो गई है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि साहूकार है, मूल्य कम होने से वो 450 पहले खरीदता था, 450 रुपए का लाता था वो चावल, ठीक है। तो कम होने पर वो 5 किलो चावल अधिक खरीद रहा है। तो देखिए पहले कितना ला रहा था वो 450 में, 9 किलोग्राम, और बाद में कितना, जब मूल्य कम हो गया तो 10 किलोग्राम ला रहा था। तो यहां पर कितने की वृद्धि हुई है, यहां पर 9 से 10 हो गया, मतलब 1 की वृद्धि हो गई है। और 1 का मान क्वेश्चन में कितने दिया है, 5 किलोग्राम के, तो 5 किलोग्राम का दिया है। तो प्रारंभिक मात्रा निकाल लूं, तो ये 5 है, इसको 9 से गुणा कर दो, तो गुणा कर दो 5, तो 9 पंचु 45। प्रारंभ में वो 45 किलोग्राम खरीदता था, बाद में कितना खरीदता था, तो इस 10 को 5 से गुणा कर दो, तो 10 5 50, बाद में 50 किलोग्राम खरीदता था मूल्य कम होने से, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताइए। देखिए घटने पर 50 किलोग्राम खरीदता था, तो 450 रुपए ही देता था दुकानदार को, और 50 किलोग्राम खरीदा, तो 450 में अगर 50 किलोग्राम चावल का भाग दे दूं तो मेरे पास 1 किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो आ गया है 9, तो 9 रुपए प्रति किलोग्राम था मूल्य, बाद का मूल्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो 99 नंबर का। 99 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। सबसे पहले इस 10% को हल करो, तो 10% का साइन हटाते ही बट्टे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो आ गया है 1/10। तो जो मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो नीचे जो नंबर होता है ये प्रारंभिक मान को दर्शाता है, तो प्रारंभिक में 10 था, ऊपर वाला नंबर बताता है कमी या वृद्धि को। क्वेश्चन में बोला है वृद्धि हो गई है मूल्य में, तो पहले मूल्य 10 था, अब 1 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, 10 रे 1 11, बाद में मूल्य 11 हो गया है। तो खपत क्या हो जाएगी, मूल्य की उल्टी हो जाती है। खपत बोलते हैं मात्रा, किसी भी वस्तु की मात्रा को, तो मूल्य को उल्टा कर दो, तो 11 तो पहले आ जाएगा 10 बाद में, अर्थात खपत पहले 11 थी बाद में 10, अर्थात जो था व्यक्ति वो पहले 11 किलो चीनी खरीदता था, बाद में 10 किलो मूल्य बढ़ने से, ठीक है। देखिए पहले 11 किलो खरीदा था, बाद में 10 है, तो कितना कम खरीदा था, 1, और 1 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा कितना, 8 किलोग्राम, तो 1 का मान हो गया है 8। तो प्रारंभिक खपत निकाल लूं, तो 11 को 8 से गुणा कर दो, देखिए वो 8 था, तो 11 8 88, और बाद का चीनी की मात्रा निकाल दो, तो 10 को 8 से गुणा कर दूं तो 80 आ गया है, ठीक है। तो पहले वो 400 रुपए में 88 किलोग्राम खरीदता था चीनी, और बाद में मूल्य वृद्धि हो गई, उसके बाद में 80 किलोग्राम खरीदता था 400 रुपए में। ये समझ में आया होगा। ये क्या बोला था, बढ़ने पर चीनी का मूल्य क्या हो गया, तो 400 रुपए में खरीदता था वो, कितनी लाया, 80 किलोग्राम, तो 80 का भाग दे दो, ताकि क्योंकि 400 में जब 80 किलोग्राम का भाग देंगे तो हमारे पास 1 किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो 8 का भाग जा रहा है 5 बार, तो 5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम चीनी थी, ठीक, 5 रुपए प्रति किलोग्राम था उसका मूल्य बाद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 100 नंबर का क्वेश्चन है, दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपए में 7 किलोग्राम दाल अधिक खरीद पाता है, तो दाल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताइए। तो सबसे पहले इस 30% को हल करो, तो 30% का साइन हटाते ही बट्टे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो आ गया है 3/10। तो दाल का मूल्य प्रारंभ में कितना था, तो नीचे जो मान होता है वो प्रारंभिक मान है, तो प्रारंभ में 10 था, ऊपर जो वैल्यू होती है मान होता है वो कमी या वृद्धि को दर्शाता है। क्वेश्चन बोला था देखिए कमी हो रही है, तो 10 में 3 घटा दो तो कितना है, बाद का मूल्य 7। अब हमें खपत निकालिए, खपत किसको बोलते हैं, मात्रा को। खपत क्या हो जाएगी, मूल्य की विपरीत हो जाएगी, तो 7 तो पहले आ जाएगा और 10 बाद में, अर्थात प्रारंभिक खपत 7 थी और बाद में खपत 10 हो गई थी, ठीक है। मतलब मूल्य कम होने से बाद में ज्यादा खरीदने लग गया वो, ठीक है। देखिए वो व्यक्ति 350 रुपए में पहले 7 किलो दाल खरीदता था, और बाद में मूल्य कम हो जाने से 350 में ही 10 किलो दाल खरीदता था, ये समझ में आया होगा। तो पहले 7 किलो खरीदता था,
बाद में 10 किलो खरीदने लगा है, कितना वृद्धि हो गई यहाँ पर 3 की, और 3 का मान किस क्वेश्चन में कितना है 7 के बराबर, तो ये 7 के बराबर, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 में 3 का भाग दे दो। ये समझ में आ गया होगा। तो मैं प्रारंभिक मान निकाल लू 7 का, तो इस 7 को 7/3 से गुणा करिए, 7/3 से, तो कितना आ गया है, गुणा करना है, तो अगर 49/3 आ गया है। और ऐसे ही बाद का मूल्य खपत निकालनी है तो गुणा करना है 7/3 से, तो ये कितना हो गया 70/3 हो गया है। हाँ, क्वेश्चन में बोल रखा है कि गठा हुआ मूल्य बताइए, तो ये है गठा हुआ मूल्य, ये है खपत आ गई है, तो वो कितना 350 रुपए में खरीदता था, हर बार 350 रुपए में, तो इस 350 में 70/3 का भाग देंगे, तो 70 और 3 चला जाएगा ऊपर, तो 10 से 10, 7 का भाग 35 से चला गया है 5 बार, और 5 को 3 से गुणा करो तो 15, तो बाद मूल्य हो गया था 15 रुपए प्रति किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 101 नंबर का। आलू के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपए में 10 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य बताइए। तो सबसे पहले 20% कॉल करो, तो 20 परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100, 10 से 10 2 के पारी से आ गया है 1/5। तो प्रारंभ में आलू का मूल्य कितना था, नीचे वाला जो मान होता है वो प्रारंभिक मान होता है, प्रारंभिक मूल्य था 5। क्वेश्चन में बोला है ऊपर जो नंबर होता है वो वृद्धि या कमी को दर्शाता है, क्वेश्चन में बोला है वृद्धि हो गई है मूल्य में, तो पहले 5 मूल्य था, अब 1 की वृद्धि हो गई है, तो बाद मूल्य हो गया 5 में 1 जोड़ो तो 6 हो गया है। खपत निकाल लो अब, तो खपत क्या होती है, मूल्य की विपरीत खपत होती है आलू की मात्रा, किसी भी वस्तु की मात्रा, तो ये विपरीत होती है मूल्य की, तो 6 तो पहले लिया और 5 बाद में, मतलब जो विक्रेता था, आलू खरीदने वाला व्यक्ति था, वो पहले 6 किलोग्राम आलू खरीदता था, लेकिन मूल्य में वृद्धि हो जाने से वो 5 किलोग्राम आलू खरीदने लग गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अभी क्या बोला, पहले 6 खरीदता था बाद में 5, तो कितना कम खरीदा 1, और 1 का मान देखिए क्वेश्चन दे रखा है 10 किलोग्राम के बराबर, 10 किलोग्राम की 10 किलोग्राम खरीदता था, तो प्रारंभिक मात्रा निकाल लो आलू की, तो इस 6 को उस 10 से गुणा कर दो, कितना हो गया 60 किलोग्राम खरीदता था वो पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ है, इस 5 को 10 से गुणा कर दो तो कितना हो गया 50, मूल्य में वृद्धि हो जाने से वो 50 किलोग्राम खरीदता था बाद में। ठीक है, और हर बार वो कितना रुपए लगाता था 360 रुपए, तो 360 रुपए लेकर के जाता था वो मार्केट में। आरंभिक मात्रा कितनी है 60, तो 360 में अगर मैं भाग दे दूं किसका 60 किलोग्राम आलू का, तो मेरे पास 1 किलो आलू का मूल्य आ जाएगा, तो 60 का भाग दे दूं तो कितना आ गया है 6 आ गया है, तो 6 रुपये प्रति किलोग्राम आलू का मूल्य था। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 102 नंबर का, 102 नंबर का क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक साहूकार 500 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य बताइए। तो सबसे पहले इस 20% कॉल करो, तो 20/100, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 100 आता है, 20 के पारी से आ गया है 1/5 आ गया है। ठीक है, तो मूल्य क्या हुआ है, प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो नीचे जो वैल्यू होती होता है प्रारंभिक मान, तो प्रारंभिक मान था 5 मूल्य, ऊपर जो नंबर होता है मान होता है वो कमी या वृद्धि को दर्शाता है, क्वेश्चन बोला कमी हो गई है, तो पहले मूल्य 5 था, अब 1 की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया है 5 में से 1 घटा दो 4 हो गया है। तो खपत निकाल लें, खपत क्या होती है, खपत होती है मात्रा, चीनी की मात्रा को बोलते हैं, खपत होती है मूल्य की उल्टी, तो 4 तो पहले लिया वो 5 बाद में, मतलब व्यक्ति पहले 4 किलो क्या खरीदा था चीनी, बाद में मूल्य में कमी हो जाने से वो 5 किलो खरीदने लग गया चीनी। ये समझ में आ गया होगा, देखो पहले 4 किलो खरीदा था बाद में 5, कितने ज्यादा खरीदने लग गया 1 किलो ज्यादा, और 1 किलो किसके बराबर है क्वेश्चन में 5, देखिए क्वेश्चन में बोला था 5 किलो अधिक खरीदा था, तो 5 के बराबर है, तो प्रारंभिक मान निकालो चीनी का, तो 4 को इस 5 से गुणा कर दो इस 5 से, तो कितना होगा 4 5 20, अब बाद का मान निकाल लो चीनी की मात्रा, तो इस 5 को इस 5 से गुणा कर दो, तो कर दो 5 को कितना 25, तो वो व्यक्ति पहले 20 किलो चीनी खरीदता था
बाद में मूल्य में कम हो जाने से 25 किलो खरीदने लग गया, और हर बार वो कितना रुपया लेकर के जाता था? 500 रुपया। 500 रुपया लेकर के जाता था। तो 500 रुपया लेकर के जाता था वो हर बार। क्या पूछा है? आरंभिक मूल्य बताइए। तो प्रारंभ में वो कितना चीनी खरीदता था? 20 किलो। कितने रुपए में? 500 में। तो अगर इस 500 में 20 का भाग दे दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 किलो चीनी का मान। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, 2 का भाग 50 में 25 बार। तो 25 रुपए किलो चीनी थी प्रारंभिक मान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 103 नंबर का क्वेश्चन है। दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। कुल मत कितने ढाले गए? देखिए, प्रारंभ में कोई भी चीज 100% होती है, तो प्रारंभ में वोट भी 100% थे। अब देखिए, जो विजेता था, विजेता को कितने प्राप्त हुई है? 60%। तो 100 में से 60 विजेता को प्राप्त हुई, तो उपविजेता को कितने प्राप्त हुई है? तो 100 में से 60 घटा दो तो 40% प्राप्त हुई है। अब वो 144 मतों से जीत गया है, मतलब 60 में 40 घटा दो तो ये 144 के बराबर हो गया है। तो 60 में से 40 घटाओ तो कितना आया है? 20। तो 20% का मान दे रखा है हमें 144 के बराबर। हमें बताना है कुल मत कितने थे, तो कुल मत कितने थे? 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 144। जिसका मान दे रखा उसको नीचे और जो मान निकालना उसको ऊपर, तो 100% ऊपर। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गए, 20 पंजू 100 और 5 को 144 गुना करो तो 520, 20 और 2 22 और 5 और 2 7, 720 टोटल कुल वोट थे। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 104 नंबर का क्वेश्चन। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी? तो प्रारंभ में कोई भी चीज 100% होती है, तो प्रारंभ में चुनाव भी अपने आप में 100% थे। इसमें से 100% में से जो हारने वाला उम्मीदवार था उसको 40% मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले? तो 100 में से 40 निकाल दो तो 60% मिले जीतने वाले को। ठीक है, अब ये बोला है कि 15,000 वोटों से जीत गया है, तो 60 में से 40 निकाल दो, यही तो अंतर है। तो 20% आया, तो 20% का मान कितना आया है? 15,000 के। ये बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले? जीतने वाला उम्मीदवार कितने प्राप्त किया? 60%। तो 60% का मान निकाल लो। तो ये लीजिए 15,000 बटे 20% और इंटू में 60%। परसेंटेज से परसेंटेज 20 तिया 60 और 15 ती 45। तो 45,000 वोट मिले थे किसको? आपको, जीतने वाले उम्मीदवार को। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 105 नंबर का। 105 नंबर का क्वेश्चन है, किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिले अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया, यह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, कुल पड़ने वाले मत कितने थे? तो प्रारंभ में कोई भी चीज कितनी होती है? 100%। तो चुनाव भी प्रारंभ में 100% थे, तो ये लीजिए 100% चुनाव थे प्रारंभ में। ठीक है, हारने वाला कितना प्राप्त किया? 40%। और कितने खड़े हुए थे? 2 ही खड़े हुए थे, 2 व्यक्ति हैं। तो अगर एक व्यक्ति को 40% मिले तो दूसरे को कितने मिले? तो इस 100 में से 40 निकाल दो तो कितना है? 60% मिले दूसरे व्यक्ति को। तो जीतने वाला उम्मीदवार को 60 मिले, इसको 40, तो कितना ज्यादा प्राप्त किया इस 60 वाले ने? तो 60 में से 40 निकाल दो तो 20% ज्यादा मिले, जो किसके बराबर है? आपका 160 के बराबर। 160 के बराबर है। क्वेश्चन बोला है आपका कि केवल 2 ही प्रतिशत कुल पड़ने वाले मत बताइए कि कुल मत कितने थे? कुल मत कितने थे? 100%। तो 100% का मान निकालो, तो 100% बराबर 160 बटे में 20%, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर लिख दो 100%। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 20 पंजू 100 और 16 पंजू 80। तो 800 वोट पड़े थे टोटल। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 106 नंबर का। 106 नंबर का क्वेश्चन है, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ है, कुल वैध मतों की संख्या बताइए। तो प्रारंभ में कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो वोट भी अपने आप में 100% थे। अब जो हारने वाला बंदा था उसको कितना मिला था? 40%। तो जीतने वालों को कितना मिला? तो 100 में से ये 40 घटा दो तो 60% मिला था जीतने वालों को।
तो जीतने वाला कितना ज्यादा अपराध किया इससे, तो 60 में से 40 निकाल दो तो कितना मिला आपका जीतने वाले को 20%। और 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000, मतलब 20% मतों से जीत गया था और उसकी वैल्यू दे रखी है 10,000 के बराबर। तो ये लीजिए 10,000। ये बोला क्या क्वेश्चन में कुल वैध मतों, कुल मत कितने थे, तो कुल मत 100% थे, तो 100% का वैल्यू निकाल लो। तो 100% बराबर हो गया है 10,000 बटे में 20% और इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज 20 पंजू 100 और 10,000 को 5 से गुणा करें तो आ गया है 50,000। तो कुल टोटल मत थे 50,000। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 107 नंबर का। 107 नंबर का क्वेश्चन है किसी चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वेद मतों का 62% मत मिले वह 144 मतों की अधिकता से जीत गए। वेद मतों की कुल संख्या क्या है। तो प्रारंभ में कोई भी चीज होती है इस संसार में वो 100% होती है। चुनाव में अपने आप में 100% थे प्रारंभ में, तो 100%। इसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, उसको मिले थे 62%। कितने मिले 62%। तो हारने वाले को कितने मिले, तो 100 में से निकाल दो 62। क्या कर देंगे 100 में से 62 निकालो तो कितना आया है 8 और ये 3, 38% मिले थे हारने वाले को। तो जीतने वाला 62 प्राप्त किया है और हारने वाला 38 प्राप्त किया है। तो कितना ज्यादा प्राप्त किया है इस जीतने वाले ने, तो 62 में से 38 निकाल दो, ये निकालो 62 में से 38 तो कितना प्राप्त किया है 4 और ये 2, 24% प्राप्त किया है। और हमें 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 144। ये बोल रखा है कि वेद मतों की संख्या बताइए, मतलब वोट टोटल कितने थे, तो टोटल वोट 100% थे, तो 100% बराबर हो जाएगा 144 बटे 24%, और जिसका मान निकालना होता उसको ऊपर गुणा कर देते हैं 100%। ये समझ में आया क्या, ये बताइए। अगर ये आपको समझ में आया है तो मेरे को बताइए ये बात, ठीक है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 24 का भाग जा रहा है 144 में कितने बार जा रहा है भाई साहब, ये जा रहा है आपका 6 बार जा रहा है। तो यह गया है 600। 100 को 6 से 600 से सॉरी 6 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 600। टोटल वोट 600 थे। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 62% मत प्राप्त हुए और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए थे। विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो प्रारंभ में इस संसार में जो भी कोई चीज होती है वो 100% होती है, तो प्रारंभ में वोट भी 100% थे, ठीक है। अब इस 100% में से जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, देखिए 62% मिले। तो हारने वाले कितने मिले, तो 100 में से 62 निकालो तो आ गया है 38% मिला है। ये बोला है तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 62% मिले और इसको 38, तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना ज्यादा प्राप्त किया है, तो 62 में से 38 निकाल दो तो आ गया है 24%। तो 24% ज्यादा प्राप्त किया है। और 24% की हमें वैल्यू दे रखी कितनी 288 के बराबर। हमें पूछा है विजयी प्रतिशत कुल कितने मत प्राप्त हुए, मतलब जीतने वाला उम्मीदवार कितना प्राप्त किया था 62%, तो 62% की वैल्यू निकाल लो तो 62% बराबर हो जाएगा 288 बटे 24% और इंटू में 62%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, चौई कम चौई और चौई दूनी 48। 62 को 12 से गुणा करो तो 12 दूनी 24, 2 हो गया है और 72 और 2 74। तो 744 वोट प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यह गया है 109 नंबर का। चीनी की कीमत 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.50 रुपए, ये 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। बताइए कि चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि खर्च में वृद्धि ना हो। देखिए अगर मैं क्या मूल्य को, चीनी के मूल्य को चीनी की मात्रा से, जिसको बोलते हैं खपत से गुणा कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल खर्च आ जाएगा। जैसे समझिए कि मेरे को 5 किलो चीनी खरीदनी है, मतलब खपत है 5 किलो और 1 किलो चीनी का मूल्य है 40, तो टोटल कितना खर्च लगेगा 200 रुपए। ऐसा सूत्र है ये, इसको ही काम में लेना है, ठीक है। चलिए तो प्रारंभिक चीनी का मूल्य कितना था 6, तो प्रारंभिक वैल्यू को रखते हैं नीचे 6। बाद का मूल्य कितना हो गया 7.5, तो ऊपर रखते हैं बाद का मूल्य 7.5 गुणा प्रारंभिक खपत नहीं रखी है। जब प्रारंभिक कोई भी मान नहीं देता है 100 मानिए, आप 100 मान लिया है, बाद की खपत हमें निकालने तो x मान लो बराबर। ये बोल रखा कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, बराबर रूप से रहना चाहिए। तो प्रारंभिक खर्च को 100 मान लो और बाद के खर्च को भी 100 मान लो, क्योंकि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कुछ भी मान सकते हो, बराबर मानना है खर्च को, ठीक है।
100 मानना आपको, क्योंकि 100 से हम तुलना करते हैं हमेशा। अब क्या कर लें, हल। तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया है, ठीक है। 6 का भाग 7.50 में जा रहा है, 6 कम 6 पॉइंट, 6 दूनी 12 और 6 पंजू 30, 1.25 आ गए हैं। तो x का मान कितना आ गया, 100 तो उस तरफ है, 1.25 चला जाएगा इसके नीचे, ठीक है। ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर गुणा में कितना जाएगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दो, हो गया है। अब देखिए 25 पंजू 125 और 25 चौक 100, 5 का भाग जा रहा है 100 में 20 बार और 20 पंजू 80, कितना आ गया है 80। तो प्रारंभिक खपत हमने 100 मानी थी, अब खपत आई है 80, बाद की खपत है, कितने की कमी आ गई है खपत में, तो इस 100 में, इस 100 में क्या घटा देंगे, ये 80 घटा देंगे, तो 80 घटा दो, कितना आया है 20%। तो 20% की कमी आ गई है, ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 110 नंबर का। एक वस्तु का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति इसकी खपत से कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे जिससे उस पर खर्च पूर्ववत रहे, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, पहले भी जितना था उतना ही रहना चाहिए। तो अगर मैं मूल्य को खपत मतलब वस्तु की मात्रा से गुणा कर दूं तो मेरे पास टोटल खर्च आ जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे को 4 किलो चीनी खरीदनी है और 1 किलो चीनी का मूल्य 20 रुपए है, तो टोटल कितना खर्च लगेगा, ये लगेगा 80 रुपया। इस सूत्र को ऐसे काम में लेते हैं। तो प्रारंभ में वस्तु का मूल्य कितना था 10 रुपए, तो रख दो 10 रुपए, और प्रारंभिक वैल्यू को रखते हैं नीचे, बाद का मूल्य कितना हो गया है 8 रुपए, तो बाद का मूल्य रखते हैं ऊपर, गुणा प्रारंभिक खपत नहीं दे रखी है, नहीं देता है 100 मानना है, बाद की खपत हमें निकालनी है x मान लो। देखिए खर्च है ये बराबर रहना चाहिए, तो प्रारंभिक खर्च को 100 मान लेता हूं और बाद के खर्च को भी 100 मान लेता हूं, 100 से 100 कट गया है, ठीक है। अब देखिए 4 का भाग जा रहा है 2 बार और 4 का भाग जा रहा है 25 बार, 2 का भाग जा रहा है 5 बार, ये 5 उस तरफ 25 से गुणा हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 25 पंच 125, कितना है 125। प्रारंभिक खपत हमने 100 मानी थी, अब खपत 125 आई है, कितनी बढ़ गई है, तो 125 में से, इस 125 में से 100 निकाल देंगे प्रारंभिक खपत में से, तो कितना आई है 25% खपत क्या हो गई है, बढ़ गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। तो ये होते हैं, देखिए परसेंटेज पर आधारित हमने क्वेश्चन करा दिए हैं 110, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है आपसे। ये क्वेश्चन करके चले जाना है आपको, इससे बाहर नहीं आएगा, यही कंसेप्ट आएंगे, केवल वो संख्या चेंज करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते